गुड इवनिंग, नमस्कार। सेवर सिटी आपके साथ फिर से है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आवर टॉपिक इज क्राइम्स ऑफ डेस्परेशन एंड द रोल ऑफ पुलिस। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत आज की कोविड के करके तो और भी है, बट ये पुराने टाइम से भी ये हो रहा था। तो इस चर्चा पे हम लोग डिस्कस करने के लिए आज एक बहुत एमिनेंट पैनल हमारे पास आया हुआ है। दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर रेजिडेंट RWS के टॉप नॉच तो है ही हैं, लॉयर भी हैं, सब है। तो वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पूरी है क्या चीज ऐसी कि भाई ये वाला कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वेद भूषण जी से। वो फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस में हैं। आप दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट भी हैं। सो ही अंडरस्टैंड्स every aspect of policing, whole career and a distinguished one at that। उन्होंने ये बताया 30,000 का इंसिडेंट आपको शायद याद भी होगा, तो आप उनसे भी जुड़े हुए थे। उसके बाद मैं चलता हूँ हमारे एक एमिनेंट पैनलिस्ट एडवोकेट विकास तक्कड़ जी हैं। ये हमारे को क्राइम एंड सिविल प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये हमें इनफैक्ट सेवा सिटी एंड चेतना के कितने PILs कर चुके हैं, वो हमारे लिए किस तरह से हेल्प करते हैं। ही इज आवर गो टू मैन। तो आज हम लोगों ने इस चीज को समझने के लिए विकास जी को बुलाया है। वेलकम विकास। Another eminent panelist that we have today over here with us is Dr. Dhaniram ji. He is the professor of law and governance in Ramjas College, Delhi University. Good evening. So welcome Dhaniram ji. I think आप हमें काफी इनपुट्स देंगे और इनसाइट्स देंगे into what all we are into. Pankaj Agarwal, of course, he is there with us. Joint Front RWA Forum के जनरल सेक्रेटरी हैं, a very senior member, जो टोटल हमारे मार्गदर्शक भी रहते हैं। और हम RWA मूवमेंट को, हमारे को पूरा जो RWAs को जो इकट्ठा करके से जोड़ के रखा वो आपने ही करा है। I go on to Ms. Neha Puri, Honorary General Secretary of Green Park Extension Association. She will give you actual this thing groundwork के वहाँ पे उनको क्या feedback है, crimes of desperation का उनका क्या experience है। She's been part of RWS for the past 15 odd years. And finally, last but certainly not the least, there on the screen, Anil Sood. Anil Sood जी, मैं तो कितना आपके बारे में बोलूं, but नहीं कुछ सफाई से कुछ नहीं, बस यही काफी है। President Safai Secretary से President Chetna with I don't know how many PILs under his successful PILs under his belt, and environment के ऊपर तो आपने जो थोड़ा सा बच गया दिल्ली में, तो शायद थैंक यू वेरी मच, आप ही वजह से हुआ है। सो मैं आज जो अपना जो मुद्दा है उसके ऊपर आना शुरू करता हूँ मैं। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हम लोग थोड़ा सा शायद लाइटर वेन में कभी कभी ले लेंगे, बट इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू बिकॉज इसको आसानी से हम लोग दरकिनारे अब नहीं कर सकते हैं। पिछले हफ्ते आपको सबको याद होगा, हम लोगों ने कॉलोनी गेट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा की थी, और आज हम अब वापस आए हैं क्राइम को लेके। दोनों इश्यूज काफी जुड़े हुए हैं। गेट्स के ऊपर आज कोई बात नहीं करेंगे बिकॉज हम लोगों ने वी डिस्कस्ड इट थ्रेडबेयर लास्ट टाइम। इस बार मैं जाऊंगा क्राइम्स ऑफ डेस्परेशन के ऊपर। क्राइम्स ऑफ डेस्परेशन में बहुत जल्दी आपको बता दें कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि जिनका कहने के लिए नामात्र है, आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है, बट आपकी जान जा सकती है। आपका एक्सपीरियंस कैन बी सो ट्रॉमेटिक कि दैट्स यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिकल wreck, एंड जो चिंता है उससे बहुत ज्यादा सुख चैन के अलावा भी और बहुत चीजें जो हैं वो चले जाती हैं। प्लीज अभी ये वाली स्लाइड, ये वाला नहीं, अभी टेक्निकल टीम ये अभी नहीं चलाइएगा। When I'll ask, please do that. I would first ask the technical team to play the two videos. Play video 27 जो हमने आपको अलग से जो भेजी है of the recent chain snatching. If you can play that video, please, I would welcome that. Technical team, are you here with me? Message. I think they've heard it because they must have been trying the earlier this thing. But ऐसे जब मैं बात करता रहता हूँ, so basically जो हमारी जो दो वीडियोस हमने आज चूज की हैं, वो उनमें फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। हैं दोनों ही मोटरबॉल लोग हैं
जो हेलमेट पहन के फुल हुड हेलमेट पहनते हैं और आके ये करते हैं। एक अभी पीछे रिसेंट है, दोनों रिसेंट है। अगर हम लोग वीडियो दिखाना चाहें तो सोशल मीडिया इज फुल ऑफ सच वीडियोस, एंड चाहे वो हाउस ब्रेक इन्स के हैं, चाहे वो शॉप ब्रेक इन्स के हैं, सब कुछ है, वीडियो है, सबकी शक्लें आती हैं, बट आज तक कोई पकड़ा नहीं जाता है। ये उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज टेक्निकल टीम, कैन यू प्ले दैट वीडियो 27? आर यू रेडी विद इट? एनीवे, द फर्स्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज ग्रेटर कैलाश, वहां पे स्नैचिंग हुई है। वो इतना बोल्ड स्नैचिंग था, मतलब आप सोच सकते हैं कि अगले बंदे, दो बंदे आए हैं, उल्टी साइड रोड पे चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं मोटर बाइक, वो छीनने की कोशिश करते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जब लेडी थोड़ी आगे निकल जाती है तो एक लड़का 10-12 फुट उसके पीछे दौड़ के फिर से उससे छीन के और धमकी देके कि तुम्हारा गला काट दूंगा, छोड़ दो, उसकी चेन स्नैच करके मोटरसाइकिल में बैठ के, आसपास मोटरसाइकिल चल रही है, कोई साइकिलिस्ट भी है, एक किसी पास के आदमी ने उनको हेलमेट से मारने की भी कोशिश की है, वो अपना मोटरसाइकिल स्वर्व करके आगे निकल जाते हैं। एक ऐसी वीडियो है और आज तक वो पकड़े नहीं गए। और इस तरह के तो केसेस आप, मैं आपको गिन नहीं सकता कि कितने हैं। नॉट दिस वन प्लीज टेक्निकल टीम। ये 1 साल पहले का एक ब्रेक इन है, 27 जो अलग से भेजी थी मैंने। तो उसके अलावा एक जो दूसरी वीडियो शायद अभी पहले वो चल जाए, प्ले 31 फर्स्ट, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो 31 जो है, this is about a 4-year-old child which is being abducted from her house. 2 मोटरसाइकिल बोन है, वो आके पहले वहां पे बाहर खड़े हैं, दिखाते हैं, वो इधर देखते हैं, कोई लेडी उनसे बात करती है, वो पानी के बहाने उनसे वो लेते हैं। जब वो पानी की थोड़ा सा और पानी मांगते हैं तो वो अंदर जाते हैं, तो छोटे 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। Now this, very frankly, why have I chosen these 2 particular videos of all the many videos that are there? 2 दिन में ये लोग जो हैं पकड़े जाते हैं। ये ग्रेटर कैलाश का वीडियो है, इसको आप देखिए, प्लीज प्ले इट प्लीज। These are the 2 ladies walking. देखिए मोटरसाइकिल है, अब वो उल्टी साइड से मोटरसाइकिल आ रहा है और ये एक मोटरसाइकिल गया भी है, वो छीनता है, नहीं लेकर पाता है। एक साइकिलिस्ट है, बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहा है, रुक भी गया, बट वो कुछ नहीं करता है, वो भाग के जाते हैं, ये करते और जाते हैं। अब देखिए एक हेलमेट से कोई मारने की कोशिश करेगा उसको कोई, वो देखो वो तेजी से निकल जाता है, मैं ये नहीं कर पाता। इस केस में आई हैव सीन मोर अब ये वाली वीडियो में जो वो इस बच्ची को करते हैं और वो मदर ने बहुत ब्रेवली उसको फाइट ऑफ करके उसको बच्ची को बचा लिया और वो चलते हैं आगे। एक और वीडियो है जिसमें और लोग भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं, बट दैट इज नॉट द कंसर्न। मैं जिस चीज पे आ रहा हूं वो ये है कि हमें अगर थोड़े भी पुलिस के पावर्स हमारे पास हों, किसी आम आदमी के पास या आरडब्ल्यू के पास, इस किस्म का क्राइम, तो जैसे ही मैंने ये वाली वीडियो देखी थी, जब हमारे सेवर सिटी में किसी ने पोस्ट किया था, तो मैं इमीडिएटली बोल दिया दिस इज एन इनसाइडर जॉब। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इतने और तरीके हैं बच्चों को किडनैप करने के लिए। कोई उधर वहां पे हाथ लगा के बैठेगा, घर खुलेगा, वहां पे ये करेंगे, और एक स्पेसिफिक चाइल्ड ही चोरी करनी है। गाड़ियों की तो मेरे को मालूम है, सुना है मैंने कि भाई हमारे को फॉर्च्यूनर चाहिए सफेद रंग की, हाँ, और ऐसे होगा, यहाँ लाल रंग की हमारे को कोई एक गाड़ी चाहिए, वो स्पेसिफिक गाड़ियों के डिमांड के हिसाब से ये हो जाता है। बट बच्चे किडनैप करने वाले जो होते हैं वो कोई भी ऑप्शनिस्ट होते हैं, वो कोई भी कर लेते हैं। बट ये तो क्लियर पता लग रहा था वाज एन इनसाइडर जॉब। सो इसको सॉल्व करने में 4 क्वेश्चनिंग में आपको पता लग जाए कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, कौन क्या हो सकता है। और जैसे इस केस में हुआ, 2 दिन के बाद पता लगा लड़की के चाचा ने उसको एब्डक्ट करवाया।
पहली वीडियो पे आता हूँ। पहली वीडियो में क्या कुछ हो सकता था, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बहुत क्विकली नरेट करता हूँ। 13 जुलाई लास्ट ईयर हम लोगों ने गो ग्रीन और पेरिश का जब हम लोग इवेंट कर रहे थे, तो माय वाइफ वाज कमिंग बैक इन एन ऑटो, हर पर्स गॉट स्नैच्ड। Unfortunately, that day she had gone to the bank, so she had the locker keys in it. She had duplicate house keys. I also gave her my keys कि भाई ये ले जाओ मेरे को, तो मैं जब घर पे आऊंगा तो आप घर पे होंगे. And the thing, she almost got dragged out of the auto that she was traveling in with her friend. And 40-50 की स्पीड पे और व्हीकल्स हैं, अगर ये गिर जाती तो पीछे से बसेस आ रही हैं, सब कुछ कार्स आ रही हैं, शी कुड हैव दिस थिंग. सो ये चीज फेटलिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है. एंड द ट्रॉमा दैट इज देयर. अब जैसे मैंने बोला कि पहला वाला तो मैं भी सॉल्व कर सकता था, तो पुलिस की क्या जरूरत है. ऐसे केसेस जो हैं इनको कैसे हम लोग रोकें. मैं और केसेस भी जाऊंगा, बिकॉज ये वाला मैंने इंसिडेंट आपको नरेट कर दिया है. मैं नेहा जी के पास जाना चाहूंगा. नेहा जी, क्राइम्स ऑफ डेस्परेशन की बात आती है, आपका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है. पुलिस के रोल पे हम बाद में आएंगे, आप इंसिडेंट्स या कोई ऐसी चीजें नरेट करके लोगों को बताएं. हम पहले भूमिका बना लें, सारे चीजें सामने आ जाएंगी, देन हम डिस्कशन शुरू करेंगे. थैंक यू राजीव जी. लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी, जब हम गेट्स का डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था कि किस तरह द नंबर ऑफ बेगर्स जो मार्केट्स में लोग भीख मांग रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, द नंबर हैज ग्रोन इमेंसली. इतने सारे बच्चे, लेडीज, इवन यंग लड़के अब भीख मांग रहे हैं. आप बाजार में घूम रहे हैं तो आपके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, आस्किंग फॉर मनी. समटाइम्स दे आर इवन ट्राइंग टू स्नैच बैग्स एंड रन अवे. And these incidents have happened in some markets. And these are petty crimes which are going up because the number of people who are without jobs, आज के टाइम में पैंडेमिक की वजह से, दुकानें और बिजनेसेस बंद होने की वजह से, यंग लोग जितने मोस्टली सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर होती है, ये काम है नहीं या काम बंद हो गया है, इनके पास था तो, लेकिन खर्चे तो बंद नहीं होते. फैमिलीज अभी भी हैं, बच्चे अभी भी हैं, और बेसिक जरूरतें तो है ही उन सबकी जो खत्म नहीं हुई हैं, पर नौकरी चली गई है या काम जो भी करते थे वो बंद हो गया है. सो these numbers are increasing every day और हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं. बेगिंग के, चेन स्नैचिंग के, पर्स स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हमारी कॉलोनीज में. लोग घरों के गेट टाप के अंदर आ रहे हैं, कार्स के साइड मिरर्स चोरी हो जा रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स के या बड़ी कार के, वो तो है ही. उसके अलावा ऑरबिंदो मार्ग पे हमारे हम लोगों ने बहुत टेरिबल सिचुएशन फेस की थी with regards to prostitution. There were transgenders, there were young girls, loads of them. और इतने भयानक वीडियोस थे, I would say, क्योंकि there were videos कि वो लोग गाड़ी पे चढ़ गए हैं, they took off all their clothes, stopped traffic in the middle of the road, and this is a stone's throw away from the हेड ऑफिस ऑफ द डीसीपी ऑफ पुलिस. रात के टाइम पे 11-12 बजे के बाद इस एरिया में घर से निकलना मुश्किल है लेडीज का. अगर आपने घर की किसी लेडी ने या बच्चे ने अगर अपने डॉग को घुमाने जाना है या खुद रात के वॉक के लिए जाना है, जो उस एरिया के कुछ मकान थे उनके लिए इम्पॉसिबल था बाहर निकल के जाना, बिकॉज देयर वुड बी rampant prostitution happening, people in cars, people on the roads. बहुत बहुत बुरा हाल था. We had to run from pillar to post trying to control that. We did get some respite after following up. बहुत जगहों पे MP, काउंसलर, MLA, the DCP पुलिस और सब लोगों ने काफी मदद की हमारी. although respite जो था, जो हमें solution मिला, वो temporary था. After a while वो सब कुछ फिर चालू हो गया. तो situation बहुत ज्यादा खराब है और आई एम श्योर उन लोगों की भी कोई जरूरत है, कोई डेस्परेशन है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं. इट इज नॉट ऑलवेज आउट ऑफ चॉइस कि कोई प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज करता है. एटलीस्ट दैट इज माय असम्पशन, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ ना कुछ तो होगा ही, वेदर इट इज ट्रांसजेंडर्स और एनीबडी एल्स. उनके लिए नौकरियां कोई बहुत ज्यादा नहीं है, काम बहुत ज्यादा नहीं है जिनमें उनको लिया जाता है. किसी तरह की उनके लिए स्किल एनेबलमेंट उतनी एक्टिवली मुझे नहीं लगता कहीं होती है. कहीं कहीं पे उनको असिमिलेट करने के लिए किए जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे जरूरत है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट ड्राइव्स देम टू द रोड्स टू इनटू द फ्लैश ट्रेड. ठीक ठीक.
I think your point well taken. I move to Pankaj Agarwal. He has a long-standing experience of RWAs and किस तरह से वो देखते हैं. इनके पास खूब complaints अपने area में भी आती होंगी. इनके पास तो दिल्ली भर की complaints आती होंगी. Being the General Secretary of Joint Front. So, sir, what are your experiences on this? What kind of crimes of desperation that you are witnessing in your area? Hello. Yes, I can hear you. जी आ रही है. आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. Yes. Okay, I think we can move to Anil. Anil, what is your experience? You also have a body experience. You work with RWS. This thing. What are your crimes of desperation? किस तरह के हैं? किस तरह के crimes हैं जिसके कि हमारे को आज discuss करने चाहिए? 2-3 किस्म के तो हम लोग कर चुके हैं. वो तो मैं बात कर चुका हूँ. उसके अलावा उसके अलावा जो है मोबाइल स्नैचिंग है. उसके अलावा जो है गाड़ियों का नेहा ऑलरेडी हैज सेड अबाउट कार्स. तो और इसके अलावा जो है मोटर चोरी होना या सैनिटरी फिटिंग चोरी होना. राइट. ठीक. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये पता नहीं चलता. 6 बजे के आसपास जो है इसका टाइम भी बड़ा पेक्यूलियर है इस एरिया में. कुछ एरिया में डे टाइम है. इस एरिया में तो मॉर्निंग 6 o'clock. ओके. सो ये 6 o'clock का टाइम है. हाँ, ये हमने जो देखा है कि रफली जो हमने देखा है वो 11 से लेके 12 के बीच में होता है और सुबह 6 से ले 7 के बीच में होता है. अर्ली मॉर्निंग में होता है. ये ज्यादातर जो है ये छोटे लोग. एंड आई कॉल देम एज लो रिस्क हाई रिवॉर्ड लोकेशंस. कुछ नहीं बिगड़ता इनका. See, and again the area is a very peculiar situation. These crimes happen near picket, barricading or chowki. The strange part. नहीं, वो क्या है कि होते तो बहुत जगह पे हैं बट इनके आसपास होते तो मीडिया स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है कि पुलिस स्टेशन से इतनी दूर होती है. ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सारा एरिया जो है 1.5 किलोमीटर का एरिया है. एक तरफ बैरिकेडिंग होती है, सेंटर में पिकेट है और इस तरफ डीपीएस स्कूल है. तो ये 1.5 किलोमीटर के एरिया में पर्टिकुलरली और 5 से 6 बैरिकेड पे सही बिल्कुल सही बात है. बिकॉज़ बैरिकेड पे हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे. बैरिकेड लगाते हैं क्यों? सिर्फ पेट्रोल खर्चने के लिए कि और कोई तरीका है? तो अभी तक हमारे को बैरिकेड का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं आया है जिसमें कि हमारे सामने आया हो कि हर इतने लोग हम लोगों ने बैरिकेड पे पकड़े. बट नॉनदलेस पंकज जी आ गए हैं. पंकज जी, व्हाट इज योर से ऑन दिस? हाँ, मेरी 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा. एक तो अभी क्या हुआ, मैं रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले ही ये आपने डेस्परेशन की बात की ना, तो एक हमारे यहाँ लेडी हैं. हेलो, आवाज नहीं आ रही है पंकज जी. अच्छा, अब आ गई? अब आई है. हाँ जी, बोलिए. क्या हुआ कि घर में बाकियों को बोलो कि अपना वो टर्न ऑफ कर लें. घर में बाकियों को बोलो वाईफाई ऑफ कर लें. उससे क्या है कि थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा नेटवर्क. एक जो है ना सीनियर सिटीजन कपल जो है, हाँ अराउंड 89-90 इयर्स. और तो क्या हुआ, उन्होंने एक नया गार्ड रखा था. उनका गार्ड ये पैंडेमिक की वजह से चला गया था. उन्होंने किसी के रेफरेंस से गार्ड रखा और रात का गार्ड था. गार्ड आया, उसने घंटी बजाई रात के 9 बजे. तो इन्होंने मिसेस चावला इन्होंने खोला. खोलते ही वो अंदर घुस गया. कहता जी वो ये ज्वेलरी और पैसे दो. और तो लेडी थी, है 90 साल की, बड़ी चैरिटेबल काम करने वाली लेडी थी. उन्होंने
थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया ना तो उन्होंने उसका गर्दन काट दी और उसके हस्बैंड के सामने काट दी। और बट इसमें पुलिस को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने विद इन 12 आवर्स उसको ट्रैप कर लिया नेपाल बॉर्डर पे। राइट। तो ये डिस्प्रेशन तो ऐसे है कि भाई अब उस बंदे के पास इन लोगों ने पूरा प्लान पहले से ही बना रखा था कि 2-3 लोग थे ये नेपाली, इन्होंने लूट का और रात को ही टैक्सी से उधर अपना नेपाल जाने का प्लान था। ठीक है, ये पकड़ लिया, ये तो गया डेस्परेशन। अब जो 3-4 बातें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, एक चीज तो ये है कि पुलिस में पहले थाना लेवल कमेटीज होती थी, अब वो थाना लेवल कमेटी फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस बंद हो गई। तो मेरा ये सजेशन है, हर महीने हर थाने की जो है RWS की मीटिंग होनी चाहिए, उसके मिनट्स बनने चाहिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी चाहिए, और क्वार्टरली एटलीस्ट DCP लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पुलिस के पास स्टाफ की शॉर्टेज है, चाहे वो नॉन पुलिसिंग एक्टिविटीज में लगे रहते हैं या कोई सिक्योरिटी बंदोबस्त में लगे हैं या और चीजों में लगे पड़े। तो हमारे कॉलोनीज के अपने RWS के गार्ड हैं, तो दे शुड बी ट्रीटेड एज extension of the police force. If they can train these guards, they will act as extension of the police. ये ओवरऑल सिक्योरिटी के सिस्टम में बहुत काम आएगा। तीसरी बात क्या है कि ये जो पुलिस है ना, आज की डेट में इनका 90% जो टाइम है वो या तो पड़ोसियों के झगड़े निपटाने में लग रहा है, या वो कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स चल रही है वहां से लेन देन का हिसाब चल रहा है। मतलब इट इज रनिंग इनटू क्रोड्स, जितने भी ये रात के बार्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, आई मीन देयर साउथ दिल्ली में तो पर्टिकुलरली इट्स अ बिग रैकेट। एंड स्ट्रिक्टली जो पुलिसिंग एक्टिविटीज हैं उसमें इनका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मेरा एक सजेशन ये है कि जो पर्टिकुलरली ये रेजिडेंट्स के आपस के झगड़े का, पार्किंग के झगड़े का इशू है, दे शुड अंडर अ स्टैट्यूट बी लेफ्ट टू द RWS टू सेटल। अगर कोई नहीं हो पाता सेटल तब वो जाए पुलिस या MCD वगैरह में, बट पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना करें, उससे क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग जो है ना बहुत फर्क पड़ रहा है इसमें। तो इसके अलावा मतलब जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होनी है पुलिस में वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। दे शुड रिक्रूट इमीडिएटली फ्रेश पुलिस, एंड जिससे कि थानों की स्ट्रेंथ बढ़े। जी पंकज, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज मैं आपने जो सजेशंस दिए मैं चाहता था कि एंड में जाके चले, बट डजंट मैटर। मैं अब इससे पहले के धनीराम जी और विकास कक्कड़ जी के पास पहुंचे, मैं अब हमारे जो पुलिस के से हैं वेदभूषण जी जो हैं, सर आप आपने हमें सुना है, हमें पुलिस की जरूरत ही क्यों है अगर उन्होंने सिर्फ वही क्राइम सॉल्व करने जो हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो क्राइम जो है जिसमें के हमें मालूम है कि मर्डर केस भी ये होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट मर्डर्स इवन पार्ट में सेंगे बहुत क्रूर बात करने लगा हूँ, कई रेप केसेस भी 80% रेप केस तो वो इनसाइडर जॉब्स होते हैं, जान पहचान वाले ही कोई ये करते हैं, उनको पकड़ना भी कंपैरेटिवली आसान है, कोई इतनी मेजर इसमें नहीं इनमें से। ऐसा क्या है ये जो लो रिस्क हाई रिटर्न जो स्नैचिंग्स हैं, ORVMs हैं, ठक ठक गैंग है, वो तेल गिरा देते हैं बोनेट के ऊपर और सड़क के ऊपर 2-3 का ये गैंग है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स। और मजे की बात ये है कि और अभी मुझे पता लगा, मैं वाज टॉकिंग टू, मैं वो आई विल नॉट डिक्लेयर द डिस्क्लोज व्हिच काइंड ऑफ अ पुलिस पर्सन टोल्ड मी कि अभी पेंडेमिक के चक्कर में भी कई लोगों को इन्होंने जेलों से छोड़ दिया, तो वो तो अपने पुरानी आदतों में भी पहले ही वो गए। अब देखो क्या सिस्टम रहा, जो मेरी वाइफ का केस था उसमें क्या हुआ, वो दे आर सो श्योर, जैसे ये लोग वापस उसको लेडी को भी जीके में जो वो लेडी को दोबारा 10 फुट जाके पकड़ा, उसको छीनी उसने, ही वाज सो श्योर कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि वो फुल हुड हेलमेट पहना हुआ है, उसने पहचाना जाएगा नहीं और एक छोटे से कानून में उसको बुक कर दिया जाएगा और वो TIP में पास ही नहीं होगा। माय वाइफ कुड नॉट रिकॉग्नाइज, ना कोई पहचान पाएगा इनको और ना ही इनको कभी जेल होगी, ये तो हम बेरली चलते रहेंगे। तो सर आप सबसे पहले इसका सब प्रावधान बताइए कि कोई और ऐसा कोई कानून है, कोई और तरीका है ताकि इसको टोटली
इतनी इतनी आसान रिस्क रिवॉर्ड रेशो रिस्क बिकम्स मच हायर देन द रिवॉर्ड्स। सर राजीव जी 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, परंतु अभी भी पुलिस में जो रिफॉर्म्स आने थे, जिन तरह की आप पैटी क्राइम्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे हैं, इनको सॉर्ट आउट करने से पहले समझना होगा कि पुलिस का फेलियर क्यों है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड डीजी, उन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। बार बार वो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करते रहे, परंतु आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कंटेम्प्ट पिटीशन का किसी स्टेट के ऊपर नोटिस तक नहीं किया है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, और स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए। दिल्ली तो आपका कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन से भी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड की तमाम एम्बेसीज, वर्ल्ड के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोगों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा डेली 30-40 लाख आदमी दिल्ली में आते हैं और क्राइम करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। परंतु अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज की पुलिस को काम करना चाहिए था, उसके लिए वो चीजें मुहैया नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि क्राइम को और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करके रखा जाएगा, परंतु 2006 से अब 2020 आ गया है। ये तो आपके शुक्र है आपके पैनल में कोई बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नहीं है। तमाम पार्टी फेलियर, टोटल अटर फेलियर है इस सिस्टम का, अटर फेलियर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, ना स्टेट ने उनको लागू किया आज तक और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है। बिल्कुल सरकार का फेलियर है। फेलियर में रीजन बताऊंगा क्यों फेलियर है। देखिए, क्राइम को अलग करने की बात ये कही गई थी, जैसे बताया अभी आपके चैनल पर डिस्कशन हो रहा था, उसमें जो 60% जो फोर्स है वो वीवीआईपी की सिक्योरिटी में लगी हुई है। आप समझते हैं वीवीआईपी, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं, रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े त्योहार मनाए जा रहे हैं, सारा 60% पुलिस का डाइवर्सन तो वहां पर है। 40% पुलिस के अंदर आप चाहे कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर हम लंदन के या अमेरिका की तरह पुलिसिंग कर पाए, ये संभव नहीं है। अब आप देखिए कि जो हमारा तरीका इन्वेस्टिगेशन का, अभी आपने देखा अमेरिका के अंदर 150 साल की सजा हो गई, 150 साल की सजा। इसका मतलब वो आदमी कभी भी क्राइम करके जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अभी आपके सामने ताजा उदाहरण है विकास दुबे का, 60 मुकदमे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आप बताइए पैरोल पर कैसे आए, कैसे इतने बड़े क्रिमिनल को बेल हो गई। दिल्ली के अंदर, जैसा अभी आप खुद ही बता रहे थे कि कोरोना के टाइम में हजारों, दसियों हजार क्रिमिनल्स को पर्सनल बॉन्ड पर कोर्ट ने छोड़ दिया। अब उनको पुलिस ढूंढ रही है, उनको इतना ट्रैक करना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। तो हमारा जो सिस्टम है उसके बारे में जो हमारे राजनेता, जिनको हम और आप वोट देते हैं, कुर्सियों में बैठाते हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, उनको दे आर लीस्ट बॉदर्ड। उनको अपना केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, उनको केवल वोट लेनी है। पुलिस को छोड़ना नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उसको बहू की तरह बना के, अपनी बीबी की तरह बना के रखना चाहते हैं। यदि वो बहू की तरह नहीं रहा तो उनकी सारी ताकतें छिन जाएंगी। मैं अभी आपको नेक्स्ट हाफ में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की और क्या गाइडलाइंस थी जिससे कि पुलिस को और राजनीतिक जो चंगुल से निकाला जा चुके। परंतु ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आजादी के बाद से इन्होंने कभी नहीं चाहा कि पुलिस को कोई ताकत दी जाए, पुलिस को कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में, जिस तरह यूपीएससी है, जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट काम करती है, इंडिपेंडेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन कमीशन है, इस तरह रिकमेंडेशन है, लागू होनी चाहिए थी, एक्सेप्ट भी करते हैं पर करते नहीं है। कारण यही है कि उनको पता है कि यदि करेंगे तो पुलिस उनके हाथ से निकल जाएगी और वो फिर सड़क पर खड़े होंगे। हो सकता है कि वो अपनी गलती करने पर नेताजी जेल चले जाएं, तो ऐसी स्थिति को नहीं चलना चाहते। अब आप स्ट्रीट क्राइम पर आइए। जिस तरह स्ट्रीट क्राइम पर आज की डेट में अचानक बाढ़ आई है, अभी तो बता रहा हूँ बाढ़, अभी मैं आपके चैनल बता रहा हूँ अभी बहुत बाढ़ आनी है। कारण ये है कि आज की डेट में फेस मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और आदमी की पहचान, क्रिमिनल की पहचान केवल फेस से हो सकती है। आप बोलो कि उसने लाल शर्ट पहन रखी थी, ये कोई पहचान नहीं है। आप एफआईआर में नेहा जैसी महिला लिखवाएंगे कि उसने फेस मास्क लगा रखा था। या तो केवल एक ही चीज है कि रिकवरी हो जाए, रिकवरी से लिंक हो जाए, चैन लिंक हो जाए, और कोई चीज लिंक हो जाए। यदि नहीं होगी तो इन क्रिमिनल्स को जो अब तक बेल पे भी नहीं आ पा रहे थे, हमारे बीच में वकील साहब बैठे हैं, वो तुरंत बेल हो जाएगी कि मुझे पुलिस वालों ने झूठा फंसा दिया, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन
करना आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फेस मैंडेटरी कर दिया गया है। फेस ना पहनने पर किसी भी आदमी को चालान हो सकता है, उसको प्रोसिक्यूट किया सकता है। तो पुलिस की तो और परेशानियां कोरोना काल के अंदर बढ़ गई हैं। दूसरा जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक विषमताएं, अभी आपके चैनल पर बताया जा रहा था और बिल्कुल सही बता रहा था, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस चले गए, खर्चे वही के वही हैं, कैसे लोग करें, लोग सड़क पर आने के तैयार हो चुके हैं। यदि इसी तरह से आर्थिक विषमताएं हमारे दिल्ली शहर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बढ़ती चली गई, तो ये एक, मैं सिविल वार तो नहीं कहता, परंतु एक ऐसी अराजकता आने की संभावना है जिसमें कि हमें, आप सबको अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। सड़क पर चलते टाइम मोबाइल भी ध्यान रखना पड़ेगा, गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने ठक ठक गैंग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे गैंग अभी आ जाएंगे, क्योंकि इनको चेक करने के लिए, इनको प्रॉपर एक उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतनी हमारी पुलिस के अंदर इच्छा है। जैसे अभी आप बता रहे थे, पुलिस की प्रायोरिटीज कहीं होती हैं, बिल्डर कहीं हो रहा है। ये एक सिस्टम धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ है। जब पुलिस वाला भर्ती होता, चाहे वो आईपीएस भर्ती हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, जिस तरह मैं मिडिल कैडर में भर्ती हुआ था, सब इंस्पेक्टर, उस रैंक में हो, हर एक आदमी ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है। परंतु जब वो यहाँ इस माहौल में आ जाता है तो देखता है कि सेटअप किस तरह का, उसकी मजबूरी बन जाती है। आज मैं आपके टीवी चैनल पर मोदी जी की सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, यूपी के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, पर नौकरी में था तो मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमें दास बना के रखा गया। जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी थी वही कानून आज तक है। आप वकील साहब अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बहुत ही कम, मैं समझता हूं 2% कानून अभी तक हम बदल पाए हैं, और जो बदले भी गए हैं उनका मिसयूज हुआ है। जैसे दहेज का आपने कानून बना दिया, SC ST का कानून बना दिया, उनमें सब में बेईमानी हुई है, झूठा लोगों को फंसाया गया। इवन रेप केसेस के अंदर जो कन्विक्शन जो निर्भया के बाद आई, उसमें लोगों को झूठा इम्प्लीकेट किया। एक लड़की थाने में पहुंच जाए, अच्छे खासे आदमी की इज्जत चली जाती है, वो सीधा जेल के रास्ते पर चल जाता है। तो हमारे देश में कानून का जिस तरह से मखौल उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, ये सोचने की बात है। ये जो रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अब सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि 2-3 साल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, वो फाइल वहीं की वहीं रह जाएगी। 2006 से अभी तक लागू होने हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं। अब वो कब लागू होंगे, कौन इतना जिगरा दिखाएगा कि अपनी ताकत को छोड़ दे? क्या मोदी जी पुलिस को छोड़ पाएंगे? क्या योगी जी की स्टेट पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है? अब राजस्थान में देखिए, अब तो देखे ना, आप देखें राजस्थान में क्या ड्रामा चल रहा है, किस तरह पुलिस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हंसी आती है, दुख भी होता है। मैं तो पुलिस वालों में दुख होता है कि किस तरह से हम लोगों को ये 35 साल मुझे यूज करते रहे, और पुलिस वाले यूज होते रहेंगे। तो सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं है, इनको बेईमानी के रास्ते पर चलाया जाता है, क्योंकि हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी SHO लगूं, DCP लगूं, कमिश्नर लगूं, मेरी भी रिकॉग्निशन हो समाज के अंदर मेरे। तो वो जो लालच है, जो पुलिस वालों के अंदर जो कुर्सी का लालच है, वो छूट नहीं पाता। जी वेशभूषण जी, मेरे हिसाब से आपने बहुत ससेंटली हमारे को बहुत कुछ बताया है, एंड कई बातें तो हमें मालूम भी थी, बट आपने बेबाकी से हमारे को बताया। बट ये आपको बता दें, पुलिस के पास पावर्स बहुत हैं, बट वो पावर्स जो हैं वो पब्लिक के अगेंस्ट हैं, अपने मास्टर्स के लिए नहीं है। दैट इज द सैड पार्ट ऑफ इट। इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। पब्लिक की सर्वेंट होती और उसकी होती, बट ये मास्टर्स की सर्वेंट हो गई और पब्लिक की मास्टर हो गई। ये टोटली ऑन इट्स हेड खड़ा कर दिया पुलिस की महकमे को। राजीव जी अभी आप देखिए ना, यूपी में गाड़ी पलट गई। आपको मैं इशारे में बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट चाहेगी, पुलिस चाहेगी, तो ऐसी गाड़ियां बहुत पलटी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, इस तरह की गाड़ी नहीं पलटी जानी चाहिए। रात को ही गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में एनकाउंटर हो गया। कल को मैं कहता हूं, मैं तो इसको शाबाशी देता हूं क्योंकि गवर्नमेंट को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के क्रिमिनल्स को यही उनका अंत होना चाहिए था। आपको याद होगा एक रेप केस हुआ था हैदराबाद के अंदर, कितना पब्लिक ने अप्रिशिएट किया था उनको, आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के क्रिमिनल का ठीक है, टिट फॉर टैट है, इनका यही हश्र होना चाहिए। हाँ, नहीं, बट हम लोग उसको उस व्यू को नहीं करते। क्योंकि कल मेरे को भी कर देंगे, कितना ही इनोसेंट भी हूँ। बिकॉज अगर गलत चीज को सही ठहरा दिया तो नहीं ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान के साथ भी गलत हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं। राजस्थान में पुलिस वालों ने जाति की थी, कितने साल बाद अभी वो सजा हुए हैं। ऐसा नहीं है इनोसेंट आदमी के होकर बच के रह जाएगा, ऐसा नहीं। कानून बहुत मजबूत भी है और कमजोर भी है, बच के नहीं जाएगा। तो इसलिए आप वो बेफिक्र रही कि इनोसेंट आदमी को मार के पुलिस वाले या कोई भी क्रिमिनल बच जाएगा, ये इस सिस्टम में संभव नहीं है। नहीं वेदभूषण जी, जो बंदा बहस में नहीं पड़ते, जो बंदा जिसकी लाइफ चले गई, वो पुलिस वाला भी खत्म हो गया, वो अलग है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो पाए।
मैं विकास कक्कड़ जी के पास आता हूँ। विकास जी, कानून की बात हो रही थी, हमने तो सुना है कि अगर एक्टिविस्ट के ऊपर एनएसए लग सकता है, कुछ टाइम तक इसको डेटरेंट के लिए कोई गुंडा एक्ट है मैंने सुना है, जिसमें कि थोड़ा से और चीजें हो जाती है, बिकॉज प्लस जिसको पता है, जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में उन्होंने बोल दिया कि इसको अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप पी रहे हो और जब बोल रहे हो तो आपको पता है कि मेरी इस हरकत से किसी की मौत भी हो सकती है, तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों ना माना जाए। तो जिस तरह से ये चलती मोटरसाइकिल से चेन खींचते हैं, कई लोग ड्रैग हो जाते हैं सड़कों के ऊपर, उनको इतना ये हो जाता है, ऑलमोस्ट कई बार डेथ की स्थिति भी आ जाती है, तो क्या इनको किसी और स्ट्रिक्टर लॉ में बुक नहीं किया सकता है? एडवोकेट प्लीज इसके ऊपर रोशनी डालिए। नहीं राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके अंदर 392, 397 के अंदर भी रॉबरी एंड डकैती में भी बुक करा जा सकता है इनको। हेलो, रॉबरी एंड डकैती में भी बुक करा जा सकता है, लेकिन हम इनको नॉर्मली जो पुलिस होती है सिंपल सेक्शन के अंदर बुक करती है, जिसकी वजह से या तो वो ऑफेंस को कंपाउंड करा लेते हैं, या जल्दी से जो गवाह होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, वो होस्टाइल हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और वो इस कोर्ट से एक्यूटल उनको मिल जाता है। लेकिन अगर इनको स्ट्रिक्ट सेक्शन के अंदर बुक करा जाए, डकैती के अंदर है, जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि वो घर पे जो गार्ड आया और उसने सीधा मर्डर कर दिया, वो गार्ड तो प्रॉपर चैनल से अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी, बट वो घर में एंट्री होकर उसने सीधा मर्डर कर दिया और वो नेपाल की तरफ भाग पड़ा। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो पुलिस की एक ड्यूटी बनती है कि करेक्ट सेक्शन के अंदर जिस टाइम पे एफआईआर हो रही है, उस जो स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम है या स्टेटमेंट ऑफ द इंजर्ड है, अकॉर्डिंगली उसको उस सेक्शन के अंदर जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन बने हुए हैं वहां पे प्रॉपरली बुक करा जाए, जिससे चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशन की जो डायरेक्शंस है वो भी अकॉर्डिंगली उन्हीं सेक्शन में हो जिन सेक्शंस के अंदर उसको स्ट्रिक्टली बुक करा गया है। और दूसरी बात रह गई है कि हम जब बात कर रहे थे डेस्परेशन ऑफ द क्राइम की, जब बात कर रहे हैं डेस्परेशन बाय कि कोई भी क्राइम जो होता है, इन माय व्यू वो पेटी क्राइम नहीं होता। जब वो जो गार्ड था, हो सकता है वो सोना चांदी लेके चला जाता, तब तक तो वो पेटी क्राइम हो जाता, एक लूट हो जाती है स्मॉल, लेकिन जैसे उसने मर्डर कर दिया तो कोई भी क्राइम किसी भी वक्त वो हीनियस में कन्वर्जन हो सकता है। जैसे आपने पहले एक वीडियो दिखाई कि वो हेलमेट लेके चेन स्नैचिंग कर रहे थे, तो चेन स्नैचिंग तो एक नॉर्मल थेफ्ट में, लूट में आ गया, बट उसी टाइम से चेन की वजह से वो चेन नहीं देते, उसको वहां पे प्रोटेक्ट करते और मर्डर हो जाता, तो हीनियस क्राइम हो जाता। तो उसने थ्रेटन भी किया था सर, उसने थ्रेटन भी किया था कि चाकू मार दूंगा, दे दो चेन। करेक्ट। तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द क्रिमिनल कि किस स्टेट ऑफ माइंड से किस ग्रेविटी का वो ऑफेंस वायलेशन कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे जो दो मेन मुद्दे की बात आती है, कि एक द विजिलेंस और एक लैक ऑफ विजिलेंस एंड द नेग्लिजेंट, दो पार्ट होते हैं। तो एज ए सोसाइटी हमारे को बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, considering all situations of whatever the police is doing at their level and whatever the RW is doing. Every individual is carrying their own responsibility to perform and remain vigilant all the time. While the lady or anybody in the house is calling any person who is a stranger, they should first confirm whether he is carrying the same phone number from which this number was given, the same identity. And before opening the main door, they must catch everything and verify that they are allowing the entry of the right person. And no hanky-panky person should be allowed inside the house. And similarly, the RWA has to be more vigilant. If anybody in the locality is reporting that they found some unknown person or notorious person is moving around in the society, so in that situation, that person should be immediately caught in the CCTV camera, immediately reported to the police. Okay, this man is moving around in the found. So there has to be CCTV control room for the RWAs also, so that anybody who is sitting in the control room of the RWA must watch 24/7 duty-wise, 12-hour duty or the 8-hour duty. Yes, this is the person who is seems to be the notorious, and immediately be caught. So the bikers you are talking about and the other people you are talking about, they must not come the first time. They must be moving around 2-3 days. वो पूरा वॉच कर रहे होंगे, रेकी कर रहे होंगे. They've been observing कि इस घर से कौन निकलता है, कितने बजे निकलता है, यहाँ से कौन निकलता है. अगर हम RWA एज ए रूम में कोई CCTV रूम हो और वहां से देखें कि भाई ये आदमी रोज रोज यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बाइक नंबर नजर आ रहा है,
तो दिस क्राइम को कहीं ना कहीं हम लोग इसको लिमिट में कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। जहां तक रह गई पुलिस की जो बात रह गई है, पुलिस की एक अपनी, पुलिस की राजीव जी एक अपनी लिमिटेड ड्यूटी है कि जो आपने कहा कि भाई छोटे मोटे जो वायलेंट होती है जो सोसाइटी के पार्किंग को लेकर के, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पार्किंग वहीं पे उसी लेवल पे सेटल हो जानी चाहिए, पुलिस तक जानी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। जो लोग रह रहे हैं सब जान पहचान के लोग हैं, वो सब कोई नेबर रहे, कोई थोड़ा दूर रह रहा है, कोई पास रह रहे हैं या उनके गेस्ट हैं, तो दे आर नॉट ए क्रिमिनल पीपल। तो उस लेवल के अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो वहीं पे सेटल हो जाती है। पुलिस की जो मैन पावर है वो वहां पे नहीं यूज होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम पुलिस रेगुलरली शुड बी अप्राइज्ड ऑन मंथली बेसिस बाय द RWA कि भाई दिस इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी इन लास्ट 1 month, तो देन पुलिस कैन आल्सो एडवाइज टू द RWA एट दैट पॉइंट। ठीक सर, मैं धनीराम जी के पास आना चाह रहा था, बट मेरा एक आपसे, बिकॉज ये स्ट्रीम ऐसी बन गई है, बिकॉज धनीराम जी की जो एक्सपर्टीज है लॉ एंड गवर्नेंस, उस पर हम लोग बहुत अगर पूरे कंसर्टेड टाइम देंगे। धनीराम जी प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं वेद भूषण जी के पास फिर से जाना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे को जरा दे लो, इस चीज का मेरे को भी आंसर चाहिए उनसे। सर ये जो वेद भूषण जी, आप एक बात बताइए, पुलिसिंग में ही ये भी तो आता होगा, जो कि मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ, एक होता है सप्लाई चेन और जो होती है, ये चोरी का भी है, तो पूरी चेन बनी हुई है कि भाई वो ये चेन चोरी करेंगे, बैटरी चोरी करेंगे, ORV चोरी करेंगे, कहीं ना कहीं जाके बेचेंगे। ये पॉन शॉप्स हैं, आप इसका जो है, मैं इसमें ये लिख रहा था कि पॉन शॉप्स जो है ये जहां पे बेचते हैं, कभी पुलिस जो है रिकवरी के बाद भी या पता लगता है किस दुकान, उनके ऊपर क्या एक्शन होता है? जो चोरी का माल खरीदते हैं उनके ऊपर तो उनका भी कोई कानून है जो को ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि लोगों में इतना ये हो ही नहीं। प्लीज आप इसके ऊपर डालिए, बिकॉज और क्या इनको एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ला नहीं सकते कि GST भी, आपको हर माल बिकेगा तो GST तो लगेगा, अब वो जब चोरी का माल बेचेगा तो पता तो लगेगा ना कहां से, इसका एक चेन उसकी भी तो बनेगी। प्लीज आप इस पे डालिए। जी राजीव जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे आपने स्नैचिंग की बात की, एक महिला की चेन स्नैच करके बाइक वाला ले गया, अब जो उसको रिसीवर बोलते हैं जहां वो बेचता है, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके लिए बाकायदा कानून में प्रोविजन है, सजा है, 411 धारा होती है, 411 IPC, उसके अंदर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पर अब कानून की मजबूरी या हालात देखिए, जैसे ही वो चैन किसी सुनार को या रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को देता है, बेचता है, आपकी जो चैन चलेगी 50,000 रुपए की, वो उसको मात्र 2,000 रुपए में चैन खरीद के तुरंत दे देगा। और उनके पास में एक समझ लो छोटी छोटी भट्टियां होती, इतने में हाथ करके दिखा रहा, इतनी भट्टियां होती हैं, उसको अंदर डाल देगा और मेल्ट कर देगा, और वो उसका रूप ही चेंज हो जाएगा। अब ना उस चेन की आइडेंटिफिकेशन रहेगी, कुछ नहीं रह, केवल एक बूंद रह गई, या वो उसको कन्वर्ट करके उसने और शेप में कर दिया, तो वो कह देगा जी मेरे को तो बेच के ही नहीं गया। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं जो वकील साहब बताएंगे आपको, जिन वजह से इस तरह के क्रिमिनल छूट जाते हैं, तो इसके लिए जरूरत है कि हम सारे जो हमारा कानून का सिस्टम है उसमें तमाम में बदलाव करें, पुलिस के ऊपर भी ट्रस्ट करें। जैसे अमेरिका के अंदर या दूसरे हमारे हिंदुस्तान में ही जो कस्टम्स के एक्ट हैं, इनकम टैक्स के एक्ट हैं, उनमें जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर्स करते हैं उनको कोर्ट मानती है, परंतु दुर्भाग्य से 70 साल बाद भी पुलिस के सामने जो डिस्क्लोजर किया जाता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस वाले अपने इंटरेस्ट में, पैसे के लालच में या और दूसरी वजह से अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए 5 लोगों को इम्प्लीकेट करते रहे होंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून को बदलाव ना करें या आज के हालात में कानून का चेंज ना करें उसको, कि केवल उसका कानून का मिसयूज होगा। जो मिसयूज हो आप उसे हैंग कर दो, टांग दो, जो पुलिस वाला करता है, और ऐसा होता भी है। आप देखिए कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी आपने देखा कानपुर के अंदर एक किडनैपिंग के मामले में एक IPS ऑफिसर जो महिला पुलिस अफसर थी अर्पणा गुप्ता, उनको सस्पेंड कर दिया। इट्स रेयर। तो ऐसे हालात हैं जहां पुलिस को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है और फिक्स होने चाहिए। आने वाले टाइम में यदि इसी तरह से लोग समाज के अंदर जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये तमाम लोग जानेंगे, समझेंगे कैसे पुलिस के अंदर बदलाव आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए, समझाया जाए कि किस क्राइम से किस तरह बचना है और इन क्रिमिनल्स को कैसे आपने तिहाड़ जेल तक या उनकी सजा तक पहुंचाना है। अभी एक सोनू पंजाबन नाम की लड़की प्रोस्टिट्यूशन की बात चल रही थी, 24 साल की सजा की है। अब आप देखिए जज साहब का उनका जिक्र देखिए, क्योंकि जुडिशरी में भी सारा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी नहीं है, वहां भी बहुत सारा
मामला झोल है। उस पे भी मैं डिस्कशन जुडिशरी करेंगे। को हाँ मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता चैनल के ऊपर, पर वहां भी बहुत बड़ा झोल है। वो झोल को यदि अच्छे जैसे 24 साल की सजा, जो लड़की 17 साल से प्रोस्टिट्यूशन की एज में खुद शुरू हो गई, कितने सारे उसने एनकाउंटर्स करा दिए, इतने उसके हस्बैंड थे और कितना बड़ा माफिया चलाती थी। आपकी साउथ दिल्ली में एक प्रोस्टिट्यूट चलाता था, उसका नाम कमलजीत था, कितना बड़ा प्रोस्टिट्यूशन डॉन था। ये इसको भी डॉन बोलते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन डॉन थी। 24 साल की सजा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्रिमिनल बच के निकल रहा है, कुछ टेक्निकलिटी होती है। वकील साहब आपको बताएंगे बेहतर तरीके से किस वजह से इनको भी लोग बचाते हैं। वकील साहब के मैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद भी एक कानून को जानने वाला, कानून को समझने वाला आदमी हूं। कुछ इस तरह की लॉबी काम करती है जो इस क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करती हैं, गैंग्स को सपोर्ट करती हैं, ओपनली सपोर्ट करती हैं। कोर्ट में विकास दुबे के केस के अंदर 25 पुलिस वाले हॉस्टाइल हो गए, उसको बरी कर दिया गया। क्या जज साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि जो हॉस्टाइल हुए हैं उनको पुलिस वालों को टांग दिया जाता? तो आज ये जो पुलिस वाले मारे गए हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है विकास दुबे का केस। जिस तरह से क्रिमिनल, पुलिस का, पॉलिटिशियंस का, प्रेस का जो एक नेक्सस बना हुआ है हिंदुस्तान में, ये टूटना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब ये वो जन आंदोलन, मेरी मजबूरी ये थी, जब नौकरी में था मैं जन आंदोलन नहीं चला सकता था। आपने देखा था एक बार ITO PH के ऊपर जब पुलिस और वकील लॉबी सामने सामने आ गई थी, एक जन आंदोलन, छोटा सा जन आंदोलन हुआ था, पूरा सिस्टम उसमें हिल गया कि पुलिस को ये नहीं करना। यदि ये जन आंदोलन के रूप में पब्लिक भी पुलिस का साथ दे देती तो ये टाइम है, चेंज होगा। मैं तो कहता हूं जन आंदोलन करना चाहिए, पब्लिक को सड़क पर आना चाहिए। मैं भड़का नहीं रहा हूं और सही बात कह रहा हूं, तभी चेंज होगा। अदरवाइज ये लोग, इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें बड़े बड़े लोग करते रहे, सुप्रीम कोर्ट करती रही है, पर कोई भी सरकार किसी के कान पर आज तक जू नहीं रहेगी है। स्टेट मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी मैं वापस आता हूँ। मैं धनीराम जी के पास जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर धनीराम, रामजस कॉलेज के सर, आप लॉ एंड गवर्नेंस में हैं। इससे पहले कि आप हमारे को बताएं कि इसको लीगली कैसे टैकल किया जाए और किस तरह से हम लोग रिफॉर्म्स को किस तरह से बुला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उससे पहले ऑन अ लाइटर वेन मेरे को एक और चीज पता करनी है आपसे। सर, ये IPS किस चीज के लिए है? मेरे को 30 साल हो गए RWA में और बहुत क्राइम्स हमने देखे हैं। कोसला मर्डर हमारे ग्रेटर कैलाश में हुआ, ये पेटी क्राइम्स तो हमारे को आए दिन होते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं। हमारे को आज तक IPS का रोल नहीं समझ आया है। हम लोग SHA से मिलते हैं हमारे, और 4 थानों के जो AC या 5 थानों के जो ACP होते हैं, उनके साथ हमारा पब्लिक का इंटरेक्शन रहता है। ये IPS लॉबी जो DCP लेवल से लेके ऊपर तक, ये इतने पब्लिक से मैं समझ सकता हूँ ब्रिटिशर्स अपने अंग्रेजों को, सीनियर ऑफिसर्स को इंसुलेट करके रखना चाहते थे ताकि कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा। बिकॉज जब दो इंसान आपस में मिलते हैं तो एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तो हो सकता है वो उतने कड़े फैसले ना ले पाते हो। बट ये तो हमारे अपने पब्लिक सर्वेंट हैं, ये पुलिस है। ये IPS जो है वहां पे कर क्या रही है? मेरे को तो पुलिसिंग में, मतलब हमारे, बिलीव मी, मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा है मेरा बीट कांस्टेबल, उसके बाद है मेरा SHO। ये दो जो पोस्टें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और अगर SHO गलत आ जाए तो उससे ज्यादा बुरा हाल कोई नहीं, और जो अगर बीट कांस्टेबल अगर गलत हो जाए उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं। बट मुझे ये बताइए, IPS का जो है, लॉ एंड गवर्नेंस में IPS का क्या रोल है? मेरे को तो ना वो लोग जाके VIPs की सुरक्षा कर रहे हैं, ना वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और इतना बड़ा महकमा वहां पे, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर है, सब कुछ है। IPS का ऊपर जरा थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। मैं जहां पे देखता हूँ RWS के लिए तो वो सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। IPS वो DCP आते हैं, वो सब कुछ आते हैं, लोग उनके साथ फोटो वोटो खींच के ड्राइंग रूम में या अपने लैपटॉप पे सजाते फिरते हैं, लोग फिर आगे करते हैं। फोटो ऑप्स होती हैं, यहाँ वो फीते काटने आते हैं। IPS का रोल बताइए। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद जो इतना बढ़िया आपने चर्चा का विषय रखा है, और सभी को नमस्कार। देखिए, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है या जो पुलिस का जो गवर्नेंस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 2 लेयर्स हैं। एक तरफ इसकी जो हायरार्की है वो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो हायरार्की है उसमें जूनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका काम जो है केवल डायरेक्शन देना और कंट्रोलिंग करना है, जबकि वास्तविक जो ड्यूटी है, जो वास्तविक जो काम है, वो ये अपने जूनियर उनसे कराते हैं। तो ये बात सच है कि इनके जो लिंक्स है, जो IPS है या जो DCP है, ACP है, सब हैं, ये इतने टैलेंटेड होते हैं हमारे भारत में। ये जो कोई ऐसे नहीं होते,
लेकिन इनकी मजबूरी क्या है आज की तारीख में कि ये इस सिस्टम में एक मतलब ईमानदार जो हमारा बच्चा जो आज हम उनको निकाल के मतलब एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, लेकिन वो बनने के बाद ही ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो फंस जाता है कि उसकी ऑनेस्टी, उसकी जो हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, जब हमें वायदा करते हैं, वो वहां पे विमुख हो जाते हैं। आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन करा कि साहब इन आईपीएस की मतलब क्या है। देखिए आईपीएस की ड्यूटी बहुत बड़ी है, शायद आपको इसका अभी आभास नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पुलिस के काम देखिए या पुलिस क्या कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएस क्या काम करता है। आईपीएस देखता है कि इन्फोर्सिंग लॉ का मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा वो भी देखते हैं कि प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम, उनके जो एरिया है स्पेसिफाइड, वो प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम के लिए भी अपने सबऑर्डिनेट का रिपोर्ट लेते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि रेस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी। अब देख रहे हैं आप पूरे भारत में ये कोरोना जो आ गया है, आपकी जानकारी के लिए ये पूरा आईपीएस ही लॉबी है जो कि पूरे देश को अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से सारा का सारा काम करा के कंट्रोल किया है। ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं, आईपीएस करना भी चाहते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन चुका है कि वो लोग कुछ अपने कर्तव्यों से जरूर विमुख हुए हैं। आपको मैं और बताऊं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, वो ये सारे काम करते हैं। आईपीसी का और सीआरपीसी का, एविडेंस एक्ट का, आपकी जानकारी के लिए एक आईपीएस से ज्यादा कोई जानता है इस भारत में? आपको जान करके मतलब एक सुखद अनुभव होगा क्या आईपीएस ऑफिसर को सारी चीजों की जानकारी होती है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर की जानकारी, आईपीएस ऑफिसर का ज्ञान वहां पे धूमिल हो जाता है जब एक इवन दी लोकल काउंसलर, एमएलए, एमपी गलत कामों के लिए प्रेशर करवा के कलम को वहां पर वो गलत करवा देता है। गवर्नेंस अगर सीखना है और गवर्नेंस को अगर चलाना है, हमारे जो आईपीएस लॉबी है, आपकी जानकारी के लिए भारत का जो आईपीएस ऑफिसर बनता है कोई ऐसा वैसा नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनकी ड्यूटी क्या बनती थी, जैसे आरडब्ल्यू है दिल्ली में या गांव है, मतलब गांवों में हमारी ग्राम पंचायतें, एक आईपीएस की ड्यूटी बनती थी कि वो आरडब्ल्यू से संपर्क करें और वो फीडबैक ले, उनकी क्या कमी हो रही है कि वो आज की तारीख में अपने ऑफिस में ही रहते हैं। तो जो साधारण जो लोग हैं, जो आरडब्ल्यू है या जो कॉमन आदमी है, वो बीट जो कांस्टेबल है, वो बीट कांस्टेबल को ही पुलिस कमिश्नर मानते हैं, क्योंकि सारी ड्यूटी उन बीट कांस्टेबल के ऊपर आ जाती है। अब जो बीट कांस्टेबल अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी पे एक्शन हो रहा है। तो आज की तारीख में जो ये लैकिंग है बिटवीन दी मतलब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स और समाज में जो उनका एक डायरेक्ट संपर्क नहीं है, जैसे आप जैसे जितने सारे जो मतलब समाज को जगाने के लिए प्रोग्राम भी आपने शुरू किया है, हमारे आदरणीय अनिल सूद साहब जी हैं, विकास कक्कड़ एडवोकेट साहब जी हैं, तो ये जो ऐसे लोग वेदभूषण साहब हैं, ऐसे लोग सारे मिलकर के समाज को जगा तो रहे हैं। ये जो काम है और इस तरह की जो अवेयरनेस आ रही है समाज में, तो ये कुछ सुगंध ला सकती है और इससे एक कनेक्ट किया जा सकता है। जो पुलिसिंग का जो काम है इसको कनेक्ट किया जा सकता है थाने के लेवल पर। ये बात सच है कि जो पहले जो जिस तरह से मैडम पुरी जी ने बहुत सारी समस्या बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने सारे जो क्राइम्स होते हैं, ये क्राइम्स जो है थाने में सच्चे क्राइम्स तो 50% तो रिकॉर्ड ही नहीं होते, क्योंकि उनको एक और प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड करने के बाद में उनके पास में इन्वेस्टिगेशन धनीराम जी 2 मिनट जरा राजीव जी, मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा, बीच में आना चाहूंगा। आप वापस आ जाएंगे सर, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो फिर आप आ जाते हैं वापस। हाँ बोलिए वेदभूषण जी। मैं धनीराम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर एक बात से बिल्कुल असहमत हूं, 100% असहमत हूं। माना कि आईपीएस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बड़ा ब्रॉड आउटलुक लेकर चलते हैं और बहुत अच्छी जानकारियां रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल पर, आप गूगल कहीं यूट्यूब, आप लोग भी चेक करके मुझे बताइएगा, इस आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर किसी आईपीएस ने, नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे इंडिया में एक मर्डर केस की, हीनियस केस की, चाहे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ हो, चाहे और यूपी, बिहार, पूरे कलकत्ता, बॉम्बे, कहीं
एक केस की इन्वेस्टिगेशन आज तक की हो 70 साल में, और उसका ट्रायल भी करा हो और उसको कन्विक्शन कराई हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में किसी आईपीएस ऑफिसर ने अपने हाथ से आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उनको नहीं पता कोर्ट में कैसे। आप एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। नंबर 2, जो आईपीएस ऑफिसर है वो एक ऐसी लॉबी बन चुकी है, जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, उसकी केवल चाटुकारिता करनी है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको पोस्टिंग चाहिए, अच्छी पोस्टिंग चाहिए, बेहतर पोस्टिंग चाहिए, अपने साथी से अच्छी जगह रहना चाहते हैं, उनकी एक मजबूरी है। हाँ, शुरू में आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं, पर जब वो सिस्टम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब वो उसी सिस्टम के एक तरह से फॉलो करने लगते हैं, और उसी तरह से भ्रष्टाचार की जो गंगा नहीं बहनी चाहिए तो वो इतने बड़े लेवल पर बहती है कि वो चेक नहीं हो सकती। वो एक अलग क्लास बन जाती है। वो नीचे वालों से, जिसे मैं रैंकर एसीपी हूं, सिपाही से बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो टेलीविजन पर या एक प्रशस्ति रिकमेंडेशन रोल देके फोटो तो खिंचाना चाहते हैं, पर उनके घर जाना नहीं चाहते। और मैं आपको दिल्ली की बता दूं, पिछले 14 साल से, धनीराम जी आप भी सुने, पिछले 14 साल से दिल्ली के कोई भी कमिश्नर रात में सड़क पर चेक करने नहीं आए कि दिल्ली में रात को किस तरह का क्राइम होता है। आज से 14 साल पहले क्रिमिनल्स को दबिश करने के लिए रात में कमिश्नर खुद निकलते थे, उसको जनरल गश्त बोलते थे, यदि किसी को जानकारी हो। 14 साल से सारे जो भी कमिश्नर हैं वो अपने घर पर आराम से अपने एसी में, जाड़ों के अंदर रजाई में सो रहे हैं। यदि किसी की जानकारी हो कि 14 साल से कमिश्नर किस दिन बाहर निकले थे, दिल्ली में किस तरह क्राइम होता है, किस तरह रात में प्रोस्टिट्यूशन होता है, किस तरह नंगा नाच होता है क्राइम का, कभी किसी कमिश्नर ने आकर नहीं देखा है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं आप जिस डिपार्टमेंट से निकल गया हूं तो मैं इसकी बुराई कर रहा हूं, पर ये हकीकत है और सच्चाई है। किसी को इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हो, मेरे से फोन करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहां क्या किस तरह हुआ। बिल्कुल, मैं एक मिनट, आई जस्ट वांट टू दिस थिंग। वेदभूषण जी बिल्कुल आपसे वाकिफ है, बिकॉज मैंने व्हाई डू यू थिंक इस पूरी इस डिस्कशन में मैंने धनीराम जी को आज ढूंढ के लेके आए। हम हमारे पार्ट है सेवर सिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, लॉ एंड गवर्नेंस पे उनका है, इसीलिए मैं उनको लेके आया। और मैं ये जानना चाहता था और ये मैं पता करना चाहता था, क्योंकि हमने भी 30-35 साल आरडब्ल्यू में बिताए हैं और हमें मालूम है कि हमारे जो काम होते हैं वो नीचे के अफसर करते हैं, हमारे ऊपर के नहीं होता है, हमारी क्राइम डिटेक्शन में नहीं है, वो कुछ नहीं है। और जो एक काम उनको सौंपा गया है, अगर इतना ही अगर वो एफिशिएंट होते तो ये इसके ऊपर उनकी निगाह जानी चाहिए थी कि छोटे छोटे क्राइम आज की तारीख में वो नाक के ऊपर से पानी निकल चुका। जनता बहुत। धनीराम जी प्लीज इसके ऊपर जरा थोड़ी सी और डालिए। आईपीएस ऑफिसर को सीधा कैसे किया जा सकता है, उनको भी फ्री कैसे किया जा सकता है पॉलिटिशियन के चंगुल से, ताकि वो एक्चुअली हमारे लिए काम कर सके। अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर देखो मैं भी अच्छा हूं, बट मैं तो बोल रहा हूं, तो वो इतने अच्छे तो वो क्यों नहीं बोल सकते। राजीव जी सबसे बेस्ट जो काम कराने का या उनको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे वेदभूषण साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात को बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, आज भी आईएएस लॉबी में इतने ऑनेस्ट और डेडिकेट लोग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि काम अगर होना चाहिए, जो लोकल लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो आईपीएस लोगों से मिलें और अपनी समस्याओं को टाइमली उनको अवगत कराएं। मैं आपको उन्होंने इतनी बड़ी दीवार डाल रखी है हमारे आपस में, मैंने आपको बताया, हमारे साथ वो उन्होंने इंसुलेट करके रखा हुआ पूरी आईपीएस और आईएएस लॉबी ने। वो लोग देखिए, वो लोग मैं आपको, राजीव जी मेरे को बोलने दो जरा, मैं बताता हूँ। अगर आप जो उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनको लेटर लिखें, आप उनसे टाइम लें, वो टाइम देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। अभी क्या है, ये थोड़ा समय जो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कह रहे थे भूषण जी कि जो इतनी प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल है, उसमें जो प्रेशर में जो चल रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि उनसे काम कैसे लिया जा सकता है, उनसे काम कराया जा सकता है। ये जन आंदोलन की जो बात जो की थी अभी थोड़ी देर पहले, जन आंदोलन भी एक ऐसा ही है, जहां कमी दिखाई दे रही है आप उनकी आवाज उठा तो रहे। और ये भी जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, जो 10 न्यूज में जो लिया है आपने, ये भी एक आवाज है, ये उन तक जाएगी, ये कल ही उनके पास पहुंच जाएगी कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं चेतना की स्टडी इसी इशू पे शेयर करना चाहूंगा। जी हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ।
वेरी फ्रैंकली आप अभी देखो मेरे पास यहाँ पे सबके मैसेज है, नेहा वांट्स टू कम इन, एवरीवन वांट्स टू कम इन। सो हम लोग ये स्पेसिफिकली मैं बिकॉज वो तो सभी के पास एक बार आना पड़ेगा, और आई थिंक वील हैव टू गजानन जी बैक स्टेज, वी हैव टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम बिकॉज दिस इज रीडिंग अप एंड वी नीड टू be on it because viewers also are writing in beautiful things. हाँ चलो अनिल जी आप बोलिए, अनिल जी बोलिए। हमने 3-4 स्टेट्स की पुलिस की सैलरी का डाटा इकट्ठा किया, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूटी एंड दिल्ली। हाँ जी, आज से 10 साल पहले कांस्टेबल अगर ईमानदारी से ड्यूटी करता है, ईमानदारी से, तो उसको 10,000 पर मंथ का लॉस है। वो लॉस क्या है 10,000 पर मंथ का? उसको आईपीएस ऑफिसर को मोबाइल पे इंफॉर्मेशन भी देनी है, अगर विजिट पे आईपीएस आ गया ऑफिसर थाने में तो उसको चाय नाश्ता भी करवाना है, ठीक है। और अगर उसके एरिया में उस टाइम पे डेड बॉडीज का क्लेम नहीं मिलता था, एक बीट कांस्टेबल को अपने एरिया में कहीं डेड बॉडी मिल जाती थी तो वो कांपने लगता था, क्योंकि उसका क्रीमेशन का खर्चा भी उस कांस्टेबल को भुगतना है। और सबसे बड़ी बात, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, लास्ट आईपीएस ऑफिसर इन आरडब्ल्यूए मीटिंग आई हैव मेट रविंद्र यादव, उसके बाद मैंने आईपीएस ऑफिसर्स की मीटिंग कोई नहीं देखी अपनी आरडब्ल्यूए में। एक टाइम था जब हमारे यहाँ कारें चोरी होती थी तो मैंने टोकन सिस्टम शुरू किया था, तो अजय राज शर्मा जी सुबह 4 बजे आए थे देखने। उसके बाद मैंने नहीं सुना कि कोई कमिश्नर बाहर निकलता है। अब इनकी 20, मैं लेक्चर देने भी जाता था पुलिस लाइन में, और 20% लोग ऐसे खड़े हो जाते थे जो कहते थे जी हमें काम नहीं करने दिया जाता। 20% ऐसे लोग हैं। अच्छा, उसके बाद अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि भाई अगर हमने रिवार्ड लेना है, 500 रुपए का रिवार्ड मिलना है, तो 500 रुपए के जूते घिस जाते हैं। एक हमने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल डाली थी तो पुलिसिंग के ऊपर हमारा एक स्पेसिफिक पैरा था कि अब आप मास्टर प्लान चेंज करते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज करते हो, तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं इंक्रीज करते? व्हाट इज अवर पर पर्सन, कितने लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है? तो कुल मिला के जो हमारी ये स्टडीज, हमने पूछा ट्रेनिंग कैसे देते हो? पुलिसिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, इन्वेस्टिगेशन इज स्पेशलाइज्ड जॉब, देन लीगल इज स्पेशलाइज्ड जॉब, देन लॉ एनफोर्समेंट इज स्पेशलाइज्ड जॉब, ट्रैफिक इज स्पेशलाइज्ड जॉब। तो हमने जो डाटा निकाला दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट का, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो लीगल एक्सपर्ट है वो किसी और सेल में बैठा है, और जो बीए पास है वो लीगल सेल का हेड है। तो इतनी डायकॉटमीज मिली हमें उसमें, बिल्कुल, कि आप किसी कर कैसे सकते हो। फिर हमने पुलिस जो है, अभी रिसेंट आपको मैं बता देता हूं, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स का डाटा मांगा। किसी भी पुलिस स्टेशन में 3 से 4 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी। Anil, let's talk to, because I know उस हिसाब से तो this is a never ending story। मैं हेलमेट के डिजाइन पे भी आना चाहता था, बट नहीं, let's stick to the specific this thing, the role of IPS, the role of police, because उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत चीजें हैं, let's not even go there please, I have very limited time, the other wants to speak, so please don't digress। no, just here now, अगर हु डिसाइड्स कि कितने पुलिस स्टेशन में कितनी जैकेट्स होनी चाहिए बुलेट प्रूफ? ये अलॉटमेंट आईपीएस ऑफिसर ही करवाते हैं ना, बिल्कुल, एसएचओ तो नहीं कर सकता ये। तो मजेदार बात ये, जब तक ये बुलेट प्रूफ जैकेट इकट्ठी करेंगे आतंकवादियों से लड़ने के लिए, वो तो कांड करके चले गए।
So who is planning? चलो, I think we are there. थोड़ा सा digress हो गया. I want to नेहा जी, you wanted to come in, please. नहीं हो गया, ठीक है. हाँ. You know, we were हम लोग बात कर रहे थे about the role of the RWAs in all of this. There was this thing कि RWA को और कैमरा लगाने चाहिए, मॉनिटरिंग रूम लगाए, सब लगाए. We have discussed multiple times, RWAs में फंड्स की हमेशा कमी होती है. So मॉनिटर करना, कैमरास लगाना, उनको 24 घंटे मॉनिटर करना is very very difficult and maybe not possible सब RWAs के लिए. Funds कहाँ से आएंगे? We don't know. मतलब politicians have funds, other people have funds. RWA से हर चीज last mile expectation होती है when it comes to the general work, you know, and we are covering up the inefficiencies of the system in a lot of ways. RWAs रोज का काम है हम लोगों का ये. So ये करना हर वक्त पॉसिबल नहीं है. दिल्ली सरकार ने कई जगह कैमरास लगाए हैं, हमारी कॉलोनी में भी लगे हैं, कुछ लगे हैं, बहुत सारे नहीं. लेकिन उन कैमरास में अगर कुछ आपको कवर होता भी है कहीं का, तो वहां से निकलवाना वो फुटेज इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप एक ऑफिस को लिखिए, आप दूसरे डिपार्टमेंट को लिखिए, जब तक वो फुटेज घूम घाम के आएगी, वो तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएगा चोर. तो ये आसान किया जाए, क्योंकि अगर कैमरा लगाए गए हैं एंड दे आर मेंट फॉर सिक्योरिटी, देन फुटेज शुड बी अवेलेबल इमीडिएटली टू द RWAs. कहा गया था होगा, पर हुआ नहीं. अभी किसी ने कहा यहाँ पे कि RWAs को IPS ऑफिसर्स के साथ, इन सबके साथ मिलना चाहिए टाइम लेके. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हम लोग टाइम लेके DCP ऑफिस गए, अपॉइंटमेंट ली, टाइम लिया, सब लिया. 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी कोई मिलने हमें नहीं मिले पाए वो, बिकॉज वो बैक किसी और मीटिंग में बिजी हो गए, देन सम अदर वर्क. 1.5 घंटा हम इंतजार किया. हम लोगों ने बार बार रिमाइंडर दिया. हमें बोला कि अगर आपने कोई चिट्ठी देनी है तो आप खिड़की पे दे दीजिए, वी विल गेट बैक टू यू. सो इवन आफ्टर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट, इट्स नॉट ऑलवेज इजी. Yes, okay. DCP ऑफिस से मीटिंग का आता है इनवाइट कीजिए, DCP साहब मिलना चाहते हैं मीटिंग RWAs के साथ. 4 बजे की मीटिंग के 3 बजे हमें बीट कांस्टेबल का या किसी का फोन आता है. They expect कि हम लोग at the drop of a hat अपना सब काम जो भी लोग कर रहे हैं छोड़ छाड़ के DCP ऑफिस में हम अटेंडेंस लगाएं अपनी. जो RWAs नहीं पहुंचते उनका नाम नोट होता है कि जी कौन आए कौन नहीं आए, कहाँ के लोग आए कहाँ के नहीं आए. लेकिन हमने वहां जाके भी 1.5 घंटा इंतजार किया है फॉर मीटिंग्स टू स्टार्ट, एंड एट टाइम्स मीटिंग्स हैव गॉट कैंसल्ड. 1 घंटा इंतजार करने के बाद मीटिंग कैंसिल हो गई है. So how does one connect with such people when they don't want to talk to us? They are not available to meet. उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और है. आम जनता, RWAs जो रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल कॉलोनी को, लोगों को, सबको, हम प्रायोरिटी ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. और बिल्कुल सही कहा, हमारा बीट कांस्टेबल से हमारा ज्यादा कनेक्शन है, हमारे SHO से ज्यादा कनेक्शन है, बजाय कि उसके ऊपर किसी भी ऑफिसर से. वो तो कभी ना मिले ना बात की हमसे, रेयरली, बहुत होता है. Yeah, thanks Neha, because this is the topic that I wanted to stick to, because the role of IPS, if you want to set the entire system right, because ये अपने आप को इंसुलेट कर चुके हैं, फेसलेस हैं, कोई रेजिडेंट से कि डायरेक्ट इनको सुनने को नहीं मिलता है. SHOs को बेचारों को सुनना पड़ जाता है, ACPs को थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है, बट बीट कांस्टेबल को बुरी तरह से सुनने को मिलता है. और ये तो टोटली अपने आप को इंसुलेट करके बैठे हुए हैं. मैं पंकज के पास आना चाहता हूँ IPS की थ्योरी के ऊपर, IPS के ऊपर ही. पंकज, आपका क्या व्यू है इस चीज के ऊपर? ठहर जाओ अनिल प्लीज. पंकज. सर, मेरे हिसाब से तो IPS का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये पूरे सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये भी समझा दो कि उनको पब्लिक के साथ इंक्लूसिव कैसे किया जाए. मैं उसी पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि थाना लेवल पे RWAs की मीटिंग एवरी मंथ होनी चाहिए. उसके एजेंडा, मिनट्स, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनना चाहिए. हर क्वार्टरली DCP के साथ मीटिंग होनी चाहिए, और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज वो कमिश्नर के पास जाने चाहिए. तो मैंने कहा एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम बन जाए कि हर 3 महीने पे मीटिंग होनी ही होनी है. अब ये क्या है कि अब देखिए, अब जो क्वालिटी ऑफ ये बात तो ठीक है, लोगों का इंटरफेस ज्यादा बीट कांस्टेबल SHO से ही आता है, लेकिन आफ्टर ऑल इन लोगों को भी चेक करने के लिए कोई सीनियर अथॉरिटी तो चाहिए ना. ये तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है.
एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। अगर नीचे आईटीओ है तो ऊपर कमिश्नर है, अगर आईएएस में कोई अंडर सेक्रेटरी है तो ऊपर सेक्रेटरी है। एक कमांड ऑफ स्ट्रक्चर तो रहेगा ही। अब ये है इसको कैसे पब्लिक से इंटरफेस इंप्रूव करना है, दैट नीड्स टू बी सीन। और इसमें जैसे एक बात ये अभी अपना वेद प्रकाश जी ने बताई ना कि आईपीएस कुछ नहीं करते। ये जो निर्भया मर्डर केस में छाया शर्मा ने ना ये पूरे 10-15 जितने भी दिन लगा के ना खुद ही सारा केस सॉल्व किया था और उसकी कन्विक्शन कराई थी। इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, दोबारा बता रहा हूँ सर, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन दी होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। छाया शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं की है। एक केस फाइल बता दीजिए यदि कहीं उन्होंने साइन किए हो, कोर्ट में अपीयर हुई हो। छाया शर्मा आप जाके चेक कर लीजिए। इसलिए बता, मैंने आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी आईपीएस ने नहीं करी है। नहीं सर, पंकज एक मिनट, पंकज एक मिनट प्लीज होल्ड। मान लिया उन्होंने डायरेक्शन दी होगी। या बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। मैं एक बात बता दूं, आई एम नॉट इनटू ट्राइंग टू फाइंड आउट एक्सेप्शंस। जेसिका लाल मर्डर के, एक मर्डर के सॉल्व करके लाखों अनसॉल्व पड़े हुए हैं। ये जो मेन, वो छोड़ दो वो मेन लाइन मीडिया के अर्नब्स को और उन लोगों को, हम लोग इनको एक मर्डर के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम इनको एक पेटी क्राइम के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये क्या होता है कि एक एग्जांपल जैसे कि आईआईटी में 3 करोड़ की नौकरी मिल गई, आईआईटी में सबको 3 करोड़ की नौकरी मिल रही है क्या? एक्सेप्शंस को दिखा दिखा के इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जनरली क्या है, व्हाट इज योर बेसिक एवरेज स्टैंडर्ड, उसके ऊपर अपने करना है। अनिल वांट्स टू कमेंट क्विकली प्लीज, एंड आई हैव टू बी वाइंडिंग द प्रोग्राम अप, तो इसलिए जल्दी but very brief. There are 3 tiers in Delhi police. One is IPS, second is bayonet, and third is direct recruits. Okay. So there is a big tussle. Even IPS and bayonets also are not able to sail together. तो आपकी पुलिसिंग होगी कैसे? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले तो ये तीनों की आपस में जो है इंटरेक्शन ठीक हो। बैनेट वर्सेस आईपीएस जो है ये ठीक होना चाहिए। देयर इज अ मेजर टसल गोइंग ऑन। तो पुलिसिंग आपकी कैसे इंप्रूव करेगी? परफेक्ट। अच्छा, आई वांट टू गो टू विकास कक्कड़ जी एज अ लॉयर। सर आपने अभी सुना, अभी आप जरा मेरे को बताइए क्या है, बिकॉज ऐसे है किस तरह से मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे जाएं, वो बेशक उनका नकली चेन भी पहनी होगी तो असली लगेगी, वो तो चोरी करेगा, बट उसमें वो ड्रैग करके उसको बड़ी चोट आ सकती है, हड्डी टूट सकती है, जान जा सकती है। इसीलिए लॉ में हम इसको कैसे और सिक्योर के इन लोगों को इसको इतना ये बना दें लॉ के ऐसे पकड़े जाएं जैसे आप सजेस्ट कर रहे थे सर, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी। सर पुलिस इज नॉट ए रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो रिफॉर्म्स की कहीं ना कहीं कमी है, जो जैसे वेद प्रकाश जी ने कहा रिफॉर्म्स चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन भी बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल भी बढ़ने चाहिए सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आज की डेट के अंदर जो टाइम आ चुका है, जो समय हम देख रहे हैं इस टाइम पे कोविड-19 का, इस सिचुएशन के अंदर नाउ वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। तो वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली and all IPS officer, whenever the time is sought by the RWA, they must give the time, they must honor the meetings, fix and discuss the issues. So that's fine. Mr. Dhani Ram ji ने कहा कि filtration होके, जैसे filtration process, beat constable cannot direct, beat constable cannot create the directions or guidelines. It can only be framed by the IPS officers, and it is a controlling authority. So if there is no controlling authority, every individual, every police person will be uncontrolled. Then there will be no straight line to control them. So the situation is that there has to be the controlling position by the actively by the IPS officer of their respective districts. Yeah, no one is denying that. Sir, Dhani Ram ji, आप हमारे को बताइए कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं इस डिस्कशन में, बिकॉज मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ से पहले, इंसाफ तो मेरे मरने के बाद भी मेरे को मिल जाएगा, मेरे को इंसाफ से पहले सिक्योरिटी चाहिए। ये छोटे छोटे क्राइम्स, ये छोटी छोटे नेट पिकिंग जो ये चल रही है, इससे बचने के लिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सब चीज मैं खुद भी इस बात से सहमत हूं
कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स जो पॉलिटिकल हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आपने मुहिम चला रखी है, अगर इस मुहिम को जन आंदोलन में अगर बदल दिया जाए, और ये आप क्या करेंगे, इसकी एक लेटर बनाएं, प्रोसीडिंग्स बनाएं और इस वीडियो बना करके, और अगर आप कमिश्नर साहब को भेजें कि आपके जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो इंटरेक्ट करें और एक्शन लें, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आईपीएस ऑफिसर को ही करना होता है, वो ही करते हैं। हाँ, वो अलग चीज है कि वो कराते दूसरों से, जैसे हमारे जो है जो पुलिस ऑफिसर जो वेद भूषण साहब कह रहे थे, ये सच है कि वो कराते दूसरों से, ये खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो मेरा यहाँ पे ये मानना होगा कि अगर पुलिस के भी 2 डिवीजन कर दिए जाएं, एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया जाए, एक फोर्स डिपार्टमेंट कर दिया जाए, हम इसकी ओर मतलब दे सकते हैं अपना सुझाव। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी गाइडलाइंस पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात की। तो अगर ऐसा हो जाए और पुलिस में और भर्तियां हो, क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली में जितनी संख्या उतनी पुलिस पहले थी और उतनी आज है, तो आज के टाइम में पुलिस तो बहुत कम है, और वो भी जो वीवीआईपी उनके यहाँ पे लग गई है। तो अगर ये सारी चीजें हम आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी बात बार बार हो रही है, अगर उनकी नॉलेज में डालते हैं, और जब वो कहेंगे अपने पॉलिटिशियन से कि भाई पब्लिक जग रही है, तो जब पब्लिक का जो अवेयरनेस होना, पब्लिक का जो आवाज उठाना, आईपीएस ऑफिसर को आपके हित में काम करना ही होगा। कानून से बाहर वो नहीं जा सकते। संविधान उनके पास है, आईपीसी उनके पास है, सीआरपीसी उनके पास है, एविडेंस एक्ट उनके पास है। कानून का सारा जो है किस तरह से उनको पालन करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, हमें उन लोगों को बताना यही है एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं भूषण जी के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज। हमारी प्रॉब्लम सारी आ रही है जो बताई हैं, ये कौन सॉल्व करेगा? तो इसके लिए एक प्रेशर, आप एग्जांपल कंक्लूजन में दे लेना, मैं भूषण जी के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज, बिकॉज हमें खत्म भी वाइंड अप भी करना है, प्लीज। हाँ, भूषण जी, मैं धनीराम जी जैसे वो पूछ रहा था, देखिए मैंने तो क्लियरली बोल दिया, आईपीएस से तो हमारे को कभी कुछ मिला नहीं है अभी तक। आप लोगों को लग रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे को मिला है। उनको हम इंक्लूसिव कैसे बनाएं, और मेरे को इंसाफ से पहले, इंसाफ तो मेरा हक है, वो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन देती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही मुझे सिक्योरिटी का भी वादा करती है। मेरे को सिक्योरिटी कैसे मिले? मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे घर में जाने वाले, मेरी लेडीज, मेरे जो बहनें, मेरी माताएं, वो लोग सड़कों पे सेफ कैसे रहेंगी? मैं मानता हूं कि हमारा समाज भी सड़ चुका है, बट आप आज मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट किए, मैं सड़ा हुआ हूँ, समाज सड़ा हुआ है, बट आपने कैसे मेरे को बचाना है वो बताइए। राजीव जी, देखिए अभी आपके चैनल पर बात हो रही थी, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, पुलिस को कैसे एक्शन में आना है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गाइडलाइन जारी की कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाए जाए, जो जिनका काम है पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, उनके कार्य में हस्तक्षेप ना हो। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाए जाए जो पुलिस विभाग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना आ सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाए जाए। इतने सारी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की हैं, जो कूड़े के ढेर में जो हमारी राजनीतिक पार्टी है सो कॉल्ड, वो उन्होंने फेंक के रखी हुई है। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अनिल सूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के अंदर 3 लेयर बन चुकी है। एक ऐसी क्रीम वाली क्लास है कि जिनको आईपीएस या बड़े लेवल के ऑफिसर्स बोलते हैं, उनका नीचे के लेवल पर कोई इंटरेक्शन नहीं है। दोनों के बीच में इतना बड़ा एक फासला पैदा हो गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ में एक अनटचेबिलिटी की स्थिति आ गई है। तो जब इस तरह के हालात खुद ही डिपार्टमेंट के अंदर बन जाएंगे तो पुलिस की एक मिनट नहीं, मैं जानता हूँ रिफॉर्म्स के लिए, इसीलिए मैंने अनिल सूद जी को भी बोला था रिफॉर्म्स में हम अलग प्रोग्राम कर लेंगे। आज के हालात में आप कैसे पब्लिक को ये भरोसा दे सकते हैं कि पुलिस ऐसे क्राइम्स को रोक सकती है? कम से कम कड़े लॉ ही लगवा दीजिए, या ये मिली भगत छोटे लेवल पे मिली भगत तो होगी ना। अगर हम लोग आईपीएस के ऊपर पिन पॉइंट कर सकते हैं, तो क्या रिश्वतें नहीं चल रही जिसके करके इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं? क्या ये सब वो मैं नहीं जानना चाहता। मेरे को कैसे क्या मिलेगा, मेरे को उससे मतलब है। बिल्कुल, आप मेरे से सवाल किया राजीव जी। जी हाँ, उसके लिए देखिए जो मैकेनिज्म है, अब आप छोटे और उस मामले में सब एक है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया वहां सब सारा मामला एक जैसा है। क्योंकि मैंने बताया ना, शुरू में जब एक सिपाही भर्ती होता है, चाहे आईपीएस भर्ती होता है, वो बहुत जल्दी से करप्ट नहीं होते हैं।
पर ये सिस्टम उन लोगों को करप्ट बना देता है, तो पब्लिक की जो ड्यूटीज है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, वो दूसरी चीजों में लग जाते हैं। आई थिंक आपका, चलो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। अभी आप आ जाएंगे वेदभूषण जी। अनिल, क्विकली, we have only half a minute, let it not be a long run out. You had an example. See, unless these three limbs come together within the organization, you cannot expect any security from the police. To bring IPS to RWA to meet, there are guidelines, there are manuals, everything goes as per the manuals. But unfortunately today, all these three are sitting in separate silos, and nobody wants to come out of comfort zone. So unless senior people come down, nothing will change. So you will have to, or we will have to write to the authorities that the old system of interaction of IPS officer with the local DCP with the RWA should be reintroduced. I remember. Anil, tell me, when was the last time? आप ये देखिए, हम चिट्ठी लिखते हैं, LG हमारे को वापस जवाब दे देते हैं, चीफ मिनिस्टर हमें जवाब दे देते हैं। कभी किसी IAS डिपार्टमेंट से आपको कोई रिप्लाई मिला है? आप, मैं बता रहा हूँ, मैं IPS IAS के बता रहा हूँ, एक IAS के ऊपर भी कोई प्रोग्राम करने वाले हम लोग, हम जानना चाहते हैं कि हाउ आर दे, ये मेरे मालिक नहीं है सर। They're there to serve me and they're there to protect me. कभी जवाब नहीं आता, no response, total silence at that end. We'll have to take up with the commissioner that you have to reintroduce. Last was somewhere in 2005-06. Right. Last meeting with DCP, what we had in the RW was 2005-06. 15 साल से उसके बाद कोई SHO तक नहीं अब आता। आप IPS की तो छोड़ दो, अब SHO भी नहीं आता, ACP भी नहीं आता। Is there anyone else who wants to say something, because I need to wind up the program now? But very brief, more than 5, 10, 15 seconds, the Arnab style. देखिए राजीव जी, समराइज यही है कि ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और IPS उसमें कोई अछूते नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि सारे लोगों को जनरलाइज नहीं कहा जा सकता। हमें अपने काम चलाने के लिए, लॉ को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमें ये करना पड़ेगा सभी लोगों को मिलकर के। जैसे आप जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैडम भी कह रही थी कि हमें कभी कोई पत्र का जवाब ही नहीं देते, ऐसा है, लेकिन इसको कल्चर को हम बदल सकते हैं। और बदल कैसे सकते हैं कि इसका भी एक अवेयरनेस, ऐसी जन आंदोलन की बात लाया जाए कि भाई ये लोग IAS और IPS ऑफिसर है, इनको हमारे टैक्स पेयर की तो तनख्वाह मिलती है, तो ये हमें सर्विस क्या दे रहे हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी वैसे देखी जाए तो है ही नहीं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए कोई IAS और IPS को गवर्नमेंट के प्रति भी इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये साक्षात्कार राजा। लेकिन इन राजाओं पर आप, बिल्कुल सही है, लेकिन इन राजाओं पर आप लोग इतना प्रेशर जनता का डाल देती है तो राजा को काम करना ही होगा। ये IPS और IAS लॉबी, आपको बताऊं मैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा, अब जैसे बता रहे थे हमारे एक पुलिस ऑफिसर साहब अभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो इम्प्लीमेंट किसको करनी है? IAS और IPS को। वो नहीं करते, करा लो। तो कहने का मतलब है कि उनको सपोर्ट मिल रही है पॉलिटिशियन से। अगर जो सारे कर दें, वो आपके स्टाफ कमीशन बना दे, एक मिनट ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का अलग बना दे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नेताओं को पूछेगा कौन फिर? तो एक प्रॉब्लम यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, आप उनको बोलिए कि भाई इनको इम्प्लीमेंट कराइए, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराइए। अगर हम ऐसी मुहिम चलाते हैं तो मुझे लगता है राजीव जी का ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही धरातल पे इम्प्लीमेंट होगा। IPS भी आपकी बात सुनेंगे, हम सब भी समाज में एक जगाने का भी काम करेंगे। और एक बात और बता दूं, मैं एक IPS की कलम से भुक्तभोगी हूँ, फिर भी मैं अपने पर्सनल केस को न ला करके IPS को भी सबको नहीं कह रहा, सब लोग। I think धनीराम जी ने विकास कक्कड़ जी और अनिल सूद चेतना के लिए
एक काम और तैयार कर दिया है जी, जो रूल है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के लिए एक PIL ठोक दो। कम से कम मुझे, मेरा एक लिमिटेड पर्पस है, मेरे को इंसाफ मिलता रहेगा, मेरे मरने का मुझे इंसाफ नहीं मिलता, बिकॉज मैं इंसाफ के चक्कर में मेरा खानदान बर्बाद हो जाता है। जो भाग में रह जाते हैं वो इंसाफ के लिए दौड़ते रहते हैं। निर्भया के केस में कितने तो बहुत जल्दी मिल गया इंसाफ, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। विद दैट आई थिंक पंकज यू वांटेड टू से समथिंग, अदरवाइज हाँ ठीक है ना। सजेशन ये राजीव जी बहुत अच्छी मुहिम है आपकी, इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी आपको। कर सकता है तो वो जन आंदोलन और भागीदारी और अवेयरनेस कर सकती है, इससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। वंडरफुल सर, एक सजेशन ये था कि जैसे लंदन में क्या है, कांस्टेबल, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सारे जो है ना एक लेवल से एंटर करते हैं। वो पहले कांस्टेबल बनेंगे फिर ऊपर जाएंगे, उनका एक्सेलरेटेड मूवमेंट होता है, बट दे ज्वाइन एट द सेम लेवल ऑफ अ कांस्टेबल। द कमिश्नर भी है ना, ही विल कम थ्रू कांस्टेबल लेवल। उससे क्या होगा, जब जो कमिश्नर भी कांस्टेबल लेवल से काम करके जाएगा ना, ही विल अंडरस्टैंड, he will have greater empathy, he will have greater empathy. Yeah, देखिए सर, मैं right now I want to end अगर पुलिस काम करना चाहे तो ये लास्ट में मैंने जो 2 स्लाइड्स डाली हैं, 2 हेड फॉर स्नैचिंग द PM's niece जो थे, वो 2 दिन के अंदर उनको हैंडबैग रिकवर कर लिया था, सब कुछ था, और मेरी वाइफ का जो हैंडबैग था वो नहीं मिल पाया था। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जहां पे पुलिस चाहती है वहां पे वो कर पाती है, जहां पे नहीं है तो उनको इतना सॉफ्टली, ये मोनू जो लड़का, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो नजर आ रहे हैं आपको इसमें, तो ये चीज हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि हर इंसान को अगर इतनी इलैक्रिटी, इतनी स्पीड से अगर ये लोग पकड़े जाएंगे तो आपको मैं बताता हूं एक सबसे बड़ा डेटरेंस वो होगा, CCTV कैमरा डेटरेंस नहीं होगा, पकड़े जाने का डर, रिस्क अगर हायर है, रिवॉर्ड लोअर है, अपने आप क्राइम खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू देयर, वेद भूषण जी थैंक यू वेरी मच, आप शायद यहाँ पे साथ नहीं है। एवरीवन वंडरफुल हैविंग ऑल विद यू। आई थिंक एक डिस्कशन और होगी। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल स्पीकिंग टू यू ऑल एंड आई होप कि क्राइम स्टॉप्स। बहुत ही सुंदर जो है डिबेट, और आगे ले जाने के लिए समाज को मार्गदर्शन करने गौतम जी